नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूं कवीम सचान और आज बात ई कचरे, उसके बढ़ते खतरे की। आप और हम दैनिक काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल, सीएफएल, एलईडी बल्ब, टीवी, कंप्यूटर, ओवन, फ्रिज जैसे बिजली के उपकरण हर रोज इस्तेमाल करते हैं। और जब ये सामान खराब होता है या फिर पुराना पड़ जाता है तो हम नया खरीद लेते हैं और पुराने सामान को या तो बेच देते हैं या उसे फेंक देते हैं। यही पुराना बिजली का उपकरण ई कचरा कहलाता है। दुनिया भर में हर साल करीब 5 करोड़ टन ई कचरा निकलता है और भारत में करीब 22 लाख टन सालाना। ई कचरा बेहद खतरनाक होता है, जो न सिर्फ मानव शरीर के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरे पैदा करता है। एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैदा होने वाले ई कचरे का 20% हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर कुल 13% ई कचरा पैदा होता है। इसके बाद इस सूची में उत्तर प्रदेश में 10%, पश्चिम बंगाल में 9.8 और दिल्ली में 9.5% है। चिंता की बात यह है कि जो 22 लाख टन कचरा भारत में निकलता है, उसमें से करीब 4 लाख टन ही हम रिसाइकिल कर पाते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर दुनिया की भी है। तो समझेंगे कि असल में ई कचरा लगातार बढ़ रहा है तो उसके खतरे कैसे बढ़ रहे हैं और उसमें हमारा आपका योगदान कितना है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और रिसाइकलिंग के लिए हम किस रास्ते पर हैं, कितना लंबा सफर तय करना है और क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जिनके जरिए समझेंगे इस पूरे मसले को। मेरे साथ मौजूद हैं नरेश जैन साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड से। आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर सुनील पांडे हैं, जो कि सीनियर फेलो एंड डायरेक्टर हैं डेयरी में। आपका स्वागत है। हमारे साथ संदीप चटर्जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप हैं। स्वागत है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ चौथे खास मेहमान हैं पॉल्यूशन बोर्ड से, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं सर, आनंद कुमार जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं संदीप जी आपसे समझना चाहूँगा, ई कचरे के तौर पर हम एज अ पब्लिक या एज अ इंडिविजुअल या सोसाइटी वाकई क्या अवेयर हैं, या फिर हमें लगता है कि सिर्फ एक नाम सुना हुआ है, हम इसको पहचानते हैं, लेकिन हमारा योगदान इसको लेकर, यानी कि हम कितना ई कचरा जनरेट कर रहे हैं, उसको लेकर शायद हम जानते नहीं हैं। ऐसे जैसे आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का खतरा है हमारे देश में, इसको हम समझना शुरू किया 2005 से। कुछ एजेंसीज हमारे को समझाया कि क्या क्या इश्यूज है। कुछ एनवायरमेंटल वॉचडॉग है, उन्होंने बताया क्या क्या इश्यूज है। उसके बाद हम लोग इसको समझने शुरू किया। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन 2002 में ही कुछ एलिमेंट को बताया था। 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे लेड है, मरकरी है, कैडमियम है, क्रोमियम 6+ है और 2 कैटेगरीज का प्लास्टिक्स है। इन्होंने 2002 से ही इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में कैसे इसके मात्रा कम किया जाए, उसके लिए डायरेक्टिव्स दिए थे। हमारे देश में हैज़र्डस मैनेजमेंट रूल में ही इसको हम पहले हैंडल कर रहे थे। 2012 से हमारे देश में एक्सक्लूसिव रूल बना। अवेयरनेस के हिसाब से अभी भी काफ़ी दूर चलना है। हमारे मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव 2015 से लिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया थे कि मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री मिल के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करे, तो हम लोगों ने ग्रीनी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था 2015 मार्च से। अभी भी 2020 मार्च तक ये चलेगा, 5 साल। इसमें हम लोगों ने कुछ अचीव किए हैं। ऑलमोस्ट 14 लाख डिफरेंट 9 स्टेक होल्डर्स, जैसे RW है, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स है, इनफॉर्मल सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, डीलर्स है, इनको हम डिफरेंट कोर्स मटेरियल के हिसाब से हम लोगों ने अवेयर किया है। तो 14 लाख ही पहुंच पाए। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर पाए। और हम लोगों ने कुछ कोर्स कंटेंट, एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाया greeny.gov.in। इसमें कुछ कोर्स कंटेंट हम लोगों ने फ्रीली अपलोड किए हैं। किसी को भी ज़रूरत है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लगभग 1300 ग्रीनी चैम्पियंस एक्सपर्ट्स देश भर में बनाए, सो दैट ये सस्टेनेबल मॉडल में चलना। जैसे आपने कहा, अवेयरनेस ही इनिशियल स्टेज है।
इस चीज़ को रोकने के लिए। उसके बाद और भी प्रबंध होना चाहिए। ओके आनंद सर, सबसे जो कई सारे क्योंकि कैटेगरी हैं, हम देखते हैं जो भी बल्ब से लेकर माइक्रोवेव, फ्रिज से लेकर अगर हम मोबाइल की बात करें, और जो आंकड़े बताते हैं कि करीब 80% जो हिस्सेदारी है वो पर्सनल इक्विपमेंट की है। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, और उस खतरनाक लेवल पर अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हार्मफुल हैं एज अ ह्यूमन बॉडी के लिए, फिर एनवायरनमेंट के लिए? देखिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक रूल बनाया है जो 2012 में इफ़ेक्टिव हुआ और उसको 2016 में मॉडिफाई किया गया, अमेंड किया गया। इस रूल में 2 कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट रखे गए। पहला तो टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला इक्विपमेंट है, जिसमें कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, आपके सर्वर, कंप्यूटर, लैपटॉप आते हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न और CFL बल्ब लगाए गए। इन सबों में 6 तरह के जो टॉक्सिक एंड हेवी मेटल्स आइडेंटिफाई किए गए। एक तो कैडमियम है जो काफ़ी टॉक्सिक है, इसका जो वेपर होता है अगर इनहेल करते हैं तो इससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। फिर एक आता है लेड है, क्रोमियम हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, फिर मरकरी है, और उसके बाद फ्लेम रिटार्डेंट आते हैं, जो कि जितने भी इक्विपमेंट मैंने बताए कैटेगरी के, सबके बॉडी पे इनको लगाया जाता है जिससे कि ये फायर रेजिस्टेंट हो, तो फ्लेम रिटार्डेंट लगाते हैं। इनका भी बड़ा कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है। बट देखिए, एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे पास, हमारे घरों में सुरक्षित रखा हुआ है, अच्छे से रखा हुआ है, सेफली रखा हुआ है, तो उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब इसको हम पर्यावरण में फेंक देते हैं, या इससे, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में प्रेशस मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, फिर एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, आयरन, ये सारे इक्विपमेंट एलिमेंट पाए जाते हैं। इसको निकालने के लिए क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में अनसाइंटिफिक मेथड से उसको इस्तेमाल करते हैं। उससे जो गैस वगैरह निकलती है, जो उससे जो एसिड निकलता है, वो पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है और इंसानी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। एक छोटा सा मैं चाहूँगा रेक्टिफिकेशन, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं, अगर वो घर में रखा हुआ है, सेफली रखा हुआ है, तोड़फोड़ नहीं की या जलाया नहीं है, वो सेफ है हमारे लिए। जी, जब तक कि उसको डिसमेंटल करने की तरफ हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक अनसाइंटिफिक मेथड से, विदाउट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, विदाउट प्रोटेक्शन मेजर्स, अगर हम उसको तोड़फोड़ करते हैं या उसको जलाते हैं, एसिड में गलाते हैं, क्योंकि वो जलाने से क्या होता है, उसमें कॉपर होते हैं। आपने सब लोगों ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का नाम सुना होगा। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या करते हैं, उसमें कॉपर का बेस होता है, तो वो जला देंगे तो प्लास्टिक तो निकल जाएगा, कॉपर बच जाएगा, बट जो धुआं निकला, जो फ्यूम निकली, वो उसमें सारे मेटल के मिक्स होंगे, वो इनहेल करेंगे, तो वर्कर्स की हेल्थ तो बहुत ही उस पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा है, मैं कहूँ कि जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं उनको बेचते वक्त या फिर उनके मैं कहूँ कि जब डिफ्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको लेकर क्या कंपनियों की जवाबदेही या उनकी जिम्मेदारी कोई है, या वो कोई अवेयर करते हैं अपने कंज्यूमर कस्टमर को, या फिर इससे अलग है ये सब कुछ? कंपनियों की जिम्मेदारी है, और कुछ जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्फॉर्म भी करते हैं, और उनके जो इक्विपमेंट के साथ जो मैनुअल आते हैं उसमें जनरली इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप यूज़ करने के बाद उसको कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। और जैसा चटर्जी साहब ने पहले बताया था, यूरोपियन यूनियन ने वो लाया रिस्ट्रिक्शन ऑन हैज़र्डस सब्सटेंसेस, तो उसके हिसाब से कुछ कंपनीज़ ने फेज़ आउट भी किया, जैसे लेड फेज़ आउट किया सोल्डर में अपने, फिर जो है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स कुछ कंपनीज़ ने प्लास्टिक में फेज़ आउट किया। तो अभी जो है, जैसे सोनी है, सोनी के अगर इक्विपमेंट आप खरीदें तो उन पे कई बार लिखा होता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। तो इस तरह से कुछ कंपनीज़ ने प्रोएक्टिवनेस दिखाई है, बट अवेयरनेस के लिए अभी उनको थोड़ा और ज़्यादा जो है काम करना होगा, और जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं वो कितने सेफ़ हैं कंज्यूमर के लिए, ये जो है बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि एंड ऑफ लाइफ उनका जब वो यूज़ ख़त्म हो जाए तो उनको किस तरह से उनको मैनेज करना है। और क्या यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर मैं कहूँ, या फिर किसी भी देश में दुनिया में, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर वो ख़राब होते हैं या आप उनका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, उनके कलेक्शन या फिर उनको बाईबैक, इस तरह की कोई स्कीम्स या फिर कोई मैं कहूँ कि प्रावधान होते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल स्कीम है। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, तो स्विट्ज़रलैंड में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट बेचते समय ही उसकी रिसाइकलिंग फ़ी लगा देते हैं। तो जैसे आप जब प्रोडक्ट जब ख़राब हो जाता है या उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो अब जब उसको उनका कलेक्शन पॉइंट है, कलेक्शन पॉइंट पे ले जाते हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग फ़ी वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, वो रिसाइकलिंग फ़ी यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट को रिसाइकिल करने में, कलेक्ट करने में और रिसाइकिल करने में। कुछ कंट्रीज़ हैं जहां आप जब प्रोडक्ट डिस्पोज करते हो तो आपको पे करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना पड़ता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जब आप प्रोडक्ट डिस्पोज करते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कुछ पैसे रिटेलर से मिले या जब हम नया प्रोडक्ट खरीदें, जो कि ठीक है। आई मीन अगर रिसाइकलर, और इसकी वजह से ही एक्चुअली काफ़ी सारी रिसाइकलिंग हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ज़्यादा पैसे दे पाता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर इसलिए जो है वो ये सोचता है कि जहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट को डिस्पोज किया जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आनंद सर, एक और चीज़ जो है कि जिस तेज़ी के साथ ई वेस्ट बढ़ रहा है, मैं कहूँ कि अगर आंकड़े, हालांकि आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, कि देश में औसत हर शख्स जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो एवरेज 8 से 12 महीने में अपना मोबाइल चेंज कर देता है, 22 से 30 महीने के अंदर अपने लैपटॉप को बदल देता है, या फिर उसके स्टोरेज की जो डिस्क होती है उनको बदल देता है। ये ख़तरा अगर हम साल दर साल देखते हैं तो कितना बड़ा होता जा रहा है, और उसमें योगदान एज अ पब्लिक मैं कहूँ वो फिर कहाँ दिखता है? देखिए, इसमें समझना पड़ेगा। आपने कहा 1 से 1.5 साल में वो बदल देता है, लेकिन वो रिसाइकलिंग में नहीं जाता है, वो सेकेंड यूज़ में जाता है, बिकॉज बड़े शहरों से छोटे शहरों में चला जाता है, वहाँ इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों ने, CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइन निकाला, चूँकि रूल्स में कहे गए कि हमें गाइडलाइन निकालने हैं जहाँ पर इन सारे इक्विपमेंट जो रूल में नोटिफाइड है उनकी एवरेज लाइफ बताई जाए, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है रूल में, और वो कर भी रहे हैं कि उनको, जिसको आप कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो EPR में प्रोड्यूसर्स को कहा गया है और उनको एक टारगेट दी गई है, फेज़ वाइज टारगेट दी गई है। 17-18 से शुरू हुआ था, उस साल 10% था, 18-19 में 20% था, 20% था, 19-20 में 30%, ऐसे बढ़ते हुए 23-24, 22-23 में 70% जाएगा। उसके बाद 70% ही टारगेट रहेगा जो पुराने प्रोड्यूसर हैं। जो नए प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने अभी बेचना शुरू किया, जिनके बेचने का पीरियड 2 साल से कम है, तो उनको 2 साल का मार्जिन देकर कहा गया कि आप अपने सेल फिगर का 5% कलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए क्या करना है। तो ई वेस्ट की जो, जैसे मोबाइल फ़ोन है, हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन में 2 कैटेगरी देखें। एक स्मार्टफोन है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक फीचर फ़ोन है जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जो पुराने फ़ोन होते हैं, जो बटन वाले फ़ोन होते हैं। तो फीचर फ़ोन की लाइफ 7 ईयर्स रखी गई है गाइडलाइन में, और स्मार्टफोन की 5 ईयर्स। और इस लाइफ टाइम में फैक्टर क्या क्या लगा ये भी देख लीजिए। एक तो फर्स्ट यूज़, फिर सेकेंड यूज़, उसके बाद हम घरों में भी रखते हैं। आप देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। हम लोग अपनी पुरानी चीज़ें फेंकते नहीं हैं। कम से कम लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर घरों में 1 साल 6 महीने रहता ही है। तो इन सबों को मिलाकर हम लोगों ने स्मार्टफोन का 5 साल का लाइफ रखा है और फीचर फ़ोन का 7 ईयर्स। तो और 5 साल जैसे ही पूरा होता है तो प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कलेक्ट कराए, और प्रोड्यूसर इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन लेता है। उस ऑथराइजेशन में उसको टारगेट दिया जाता है, और उसको टारगेट मानना है, कंप्लीट करना है। अगर वो टारगेट के हिसाब से इकट्ठा नहीं करता है तो उस पर एक्शन का प्रावधान है, और एक्शन लिया भी गया है और लिया भी जाता रहेगा। तो इसलिए ये जो घरों में होता है 1 साल 1.5 साल एकदम सही है, लेकिन वो सेकेंड यूज़ में जाता है। और रिसाइकलिंग के लिए तो हम सब लोगों से निवेदन करूँगा कि हम कबाड़ी को ना दें, हम प्रोड्यूसर के कलेक्शन सिस्टम में दें। हर एक प्रोड्यूसर ने अपने वेबसाइट पे अपना टेलीफोन नंबर, टोल फ्री नंबर रखा है। जितने भी PRO हैं कंट्री में आजकल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, 33 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे एज ऑन रजिस्टर्ड। उनके सबके वेबसाइट पे उन सबका नाम CPCB के वेबसाइट पे है, cpcb.nic.in। वहाँ पे जाएं, ई वेस्ट सेक्शन में PRO की लिस्ट दी हुई है, ई वेस्ट सेक्शन में ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर्स की लिस्ट दी हुई है। आप PRO का नाम देखें, उनका वेबसाइट देखेंगे,
और उन पे सारे टोल फ्री नंबर दिए हैं, कैसे कलेक्शन करना है उन्होंने अपना सिस्टम बताया हुआ है, अपने कलेक्शन पॉइंट्स के डिटेल दिए हुए हैं, उनके जो आप उनको कॉल कर सकते हैं, वहाँ से कलेक्ट करवा सकते हैं। बट अभी देश में क्या हो रहा है, चूँकि जैसे पांडे साहब ने बताया कि इनफॉर्मल वाला ज़्यादा पैसा ऑफर कर देता है, तो इसलिए हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम इनफॉर्मल में दे दें क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वो इनफॉर्मल में ना देकर फॉर्मल में दें आप, भले आपको कम पैसे मिले या वो हो सकता है पैसे ना दे, क्योंकि वो अपने आपके आदमी को भेजेगा आपके पास, अपनी गाड़ी को भेजेगा आपके पास कलेक्ट कराने के लिए, तो उसका खर्चा आएगा उसमें। तो ये हमें जो मानसिकता है हमारी कि हम पैसे ले करके दें, वो थोड़ा विचार करने का विषय है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज आप पैसे ले रहे हैं ई वेस्ट के बदले में जी, तो उस पैसे से कई गुना ज्यादा पैसा आपको अपनी सेहत पर खर्च करना पड़ेगा। जी, जो इसके जी, रेडिएशन जी, का मैं effect यही होगा। कह रहा हूँ। रेडिएशन पे एक बड़ी चीज जो है, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा दर्शकों के लिहाज से संदीप जी की, जो मैंने आज रिसर्च करके देखा और जो कई सारे आधिकारिक तौर पर भी डाटा है कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो CFL या LED बल्ब या उससे निकलने वाले ई कचरे के ज़रिए ज़्यादा हार्मफुल है। ये किस तरीके से और किस लेवल तक और कैसे इफेक्ट करता है? एक्चुअली आप देखेंगे, जैसे आनंद जी ने बोला, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन का जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ऑलमोस्ट 25% इसमें गोल्ड होता है। तो प्रोडक्ट वाइज भी कौन सा महंगा होगा, मतलब कवरी वाला कौन सा ज़्यादा उसका अट्रैक्शन में है, वो प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। CFL 21 प्रोडक्ट का लिस्ट जो MOEF का जो शेड्यूल 1 में है रूल में, उसमें CFL ऐसे एक प्रोडक्ट है जिसका कोई उस हिसाब से वैल्यू नहीं है। और CFL 2012 में नहीं था, 16 में है, बट बड़ा खतरा है। क्यों? CFL के अंदर मार्करी होता है गैसेस फॉर्म में, और उसको हम जो ज़्यादातर लोगों के घर पे वो CFL म्यूनिसिपैलिटी जो बैग है उसके अंदर डाल दिया जाता है। थोड़ा सा क्रैक आ जाए उसमें से मार्करी एक्सपोज हो जाता है। वो हाउसवाइफ उसको डाल रहे तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगी, तो बाहर कोई ले जाके उसको सेग्रीगेशन कर रहा है तो एक्सपोज हो सकता है। तो एक CFL ऐसे एक प्रोडक्ट है 21 लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा, इसका कोई वैल्यू भी नहीं है और इसको अलग से हैंडल करने का ज़रूरत है, और डायरेक्ट हार्मफुल भी है। डायरेक्ट हार्मफुल भी है। तो ऐसे ही हमारा फ्लोरोसेंस लैम्प जो ट्यूब लाइट हम कहते उसमें भी इशू है, मार्करी का इशू है। तो इस चीज़ को देखना और इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना, और इस म्यूनिसिपैलिटी को चाहिए अलग से इसको कोई बैग में, जैसे उन्होंने सूखा और गीला कचरा अलग कर रहा है, इसको भी एक और थर्ड कोई कैटेगरी में, जैसे उसमें पेंसिल सेल भी डाल देते हैं लोग, छोटे छोटे चीज़ तो डाल देते हैं, उसके पैसे के लिए वेट नहीं करते। तो इसको अलग कोई कैटेगरी में सेग्रीगेशन करना ज़रूरी होगा। और जो ये हम आज के दौर में तमाम लाइट्स देखते हैं, ये क्या CFL के उस खतरनाक कैटेगरी से अलग हैं या कमोबेश 19-20 हैं या फिर पूरी तरह सेफ भी हैं, अगर हम ई वेस्ट और उससे रेडिएशन की बात करें? नहीं, LEDs की बात जहाँ तक हम कर रहे हैं, LEDs में मरकरी नहीं है। मरकरी नहीं है तो CFL और ट्यूबलाइट्स के मुकाबले काफ़ी सेफ़ है, ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। बट अभी रिसेंट रिसर्च जो हो रही है ग्लोबली, वो LED को पूरी तरह से जो है सेफ़ नहीं मान रही है, क्योंकि LED को जो LED फ्यूज LEDs को कैरेक्टराइज किया गया है तो उसमें भी कुछ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस पाए गए हैं। और ये डिबेट है कि उनको एज अ हैज़ार्डस वेस्ट मैनेज किया जाए या एज अ इलेक्ट्रॉनिक कचरा मैनेज किया जाए। तो ये अभी थोड़ा सा CFL के उसमें चल रहा है। बट अदरवाइज जहाँ तक मरकरी है, मरकरी CFL में नहीं है, तो मरकरी का एटलीस्ट खतरा नहीं है। सॉरी LED, सॉरी जैसे सॉरी LEDs में मरकरी नहीं है, तो मरकरी एक्सपोजर का खतरा उससे नहीं होता है LEDs से। नरेश जी, क्योंकि आप ई वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखते हैं जी, जो मेरा अपना अनुभव ऐसा कहता है कि शायद अवेयरनेस इतनी कम है कि बहुत ज़्यादा लोग रीच नहीं कर पाते हैं या फिर पहुंच नहीं पाते हैं ऐसी कंपनियों के पास, या फिर देना पसंद नहीं करते हैं। और जो मनी फैक्टर है कि इसके बदले में तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, क्या वो एक बड़ा फैक्टर है या कुछ और चुनौतियां जो आपको लगती हैं? ई वेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज ही कलेक्शन है। अगर इसका कलेक्शन प्रॉपरली हो जाए, इसमें सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है EPR में जो प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, उससे हम लोग इसको एटलीस्ट मैच कर पाए हैं।
ई वेस्ट का जो कलेक्शन, ई वेस्ट का हो या किसी भी वेस्ट का हो, कलेक्शन मेथड है वही कबाड़ी वाला ही कलेक्ट करेगा। डोर टू डोर हम लोग भी नहीं जा सकते और शायद कोई भी नहीं जा सकता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को ऑर्गेनाइज करें, उन्हीं लोगों को जितना वैल्यू वो रियलाइज़ कर सकते हैं मैक्सिमम उतना हम उन्हें पे करें और बैलेंस हम EPR से कवर करें। जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पैसा हमें EPR के थ्रू मिलता है, PRO के थ्रू, हम उससे उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैलेंज को एक ही तरीके से और दूर हो सकता है अगर हमारा आज का यूथ इसके बारे में जाग जाए, क्योंकि हमने देखा है यूथ जिस काम में जुड़ जाता है वो काम 100% सक्सेस हो सकता है। अगर ये अवेयरनेस डोर टू डोर, घर से घर तक पहुंच जाए और वो लोग ठान लें कि भाई ये सिर्फ हम ऑथराइज्ड रिसाइकलर को देंगे, तो ये काम बहुत देश के लिए आसान हो जाएगा, जो कि उन्हीं की हेल्थ के लिए अच्छा है। आज हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काम हम स्वयं के लिए करें, क्योंकि हम लोग सेम हवा में सांस ले रहे हैं। हवा उनके लिए और हमारे लिए या गवर्नमेंट के लिए कहीं अलग से नहीं आएगी। इसमें अगर हमें उनका साथ मिल जाए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी शायद यूरोप अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा होगा, उससे भी आगे जा सकते हैं। भारत की हिस्सेदारी करीब 4% के आसपास है दुनिया में, अगर ई कचरे को देखें। मैं कुछ युवाओं के पास, पहला सवाल मेरा आप सबसे एक एक करके जवाब दीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि अपने घरों में जो ई वेस्ट होता है उसको आप बेचते हैं या फिर जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ तक पहुँचाते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसके खतरे हैं, या फिर जैसे कि बाकी कचरा होता है उसी तरह उसको भी फेंक दिया जाता है? सर अभी ग्रामीण में तो लोगों को पता भी नहीं होता कि मतलब कहाँ पे कलेक्शन सेंटर है, कहाँ पे क्या है। वो तो जो कबाड़ी को ही, मुझसे भी पता होता है कि कबाड़ी को ही देना है, और उनके लिए कलेक्शन सेंटर या फिर हर चीज़ कबाड़ी ही है। तो आम कचरा है वो भी उनके लिए? हाँ, उनके लिए वही आम कचरा है, उनको नहीं पता ही कचरा क्या होता है। ओके। जैसे इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। जैसे कोई कचरा वाला आता है तो हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरीज होती है या फिर कोई प्लास्टिक या फिर कॉपर की कोई सर्किट होती है, कुछ चंद पैसों के लिए हम उन्हें कचरा में वाले को दे देते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि उससे जो टॉक्सिक मटेरियल एयर निकल रही है वो कितना हार्म करेगी ओवरऑल सोसाइटी को, ये समझना चाहिए। सबसे बड़ी सर मेरा एक सवाल भी है कि जैसे टेक जाइंट है एप्पल, सैमसंग और बड़ी बड़ी कंपनी है जो इतना एडवर्टीजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो रिफाइनमेंट वो करती है, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकती है कि जो इससे टॉक्सिक ई वेस्ट बनेंगे कुछ सालों बाद, जैसे सर ने बताया 5 साल बाद वो उसकी एस्टिमेटेड एज है, तो क्या वो ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे कलेक्शन सेंटर तक लाइए या फिर हम आपके डोर तक जाएं, क्योंकि उनकी रीच काफ़ी ज़्यादा है, बिलियन से नहीं मिला। जैसे सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो 13 पॉइंट कुछ बिलियन रुपीस एडवर्टीजमेंट में लगाती है, तो क्या वो कुछ चंद पैसे नहीं लगा सकती? यहाँ तक कि इंडिया में 95% जो ई वेस्ट है वो और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। लोग 7% गोल्ड जो आता है हमारे वर्ल्ड में वो ई वेस्ट में आता है, तो उस गोल्ड के लिए या फिर कॉपर या सिल्वर के लिए लोग सर्किट को तोड़ देते हैं। तो क्या इस पर बड़ी जो टेक्साइल बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? और हाँ बताइए सर। अवेयरनेस और ग्रामीण वगैरह जो बोला था, अगर इसको हम छोड़ दें, मनी को भी छोड़ दें, तो एक जो होता है टाइम, अगर हम शहर के लोगों को देखेंगे तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। कोई पढ़ रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि हम वहाँ जाके देंगे या उसको कॉल करेंगे, हमारी गली में जो लोग आ जाते हैं जिसे हम भंगार वाला, कबाड़ी वाला कहते हैं, उसको देना प्रेफर करते हैं। हमें अगर मनी को भी छोड़ दें तो लोग ये सोचेंगे कि मैं उसको कॉल करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी देर में मैं अपना ये काम कर लूंगा। तो टाइम नहीं है, जाने का आलस है, जाने का टाइम नहीं है, वही आप आलस कह लो, या फिर शहरी लोगों की जीवन ही ऐसा होता है कि आप अगर अपना 1 मिनट भी वेस्ट कर दोगे तो उनको ऐसा फील होता है मैंने क्या कर दिया। भले से आप फॉर्म में लगे कुछ भी कर लो, लेकिन वो होता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो बहाना मिल जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं फ़ोन में ये कर रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, या फिर कुछ लोग सीरियसली काम भी कर रहे होते हैं, बट वो उनको एक डिफेंस मैकेनिज्म मिल जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता, कंपनी से अप्रोच नहीं कर सकता। तो इससे बढ़िया ये है कि जो गली में आ रहा है मैं उसको दे दूँ, कुछ पैसा भी मिल रहा है, टाइम भी बच रहा है और मेरा काम भी चल रहा है। ओके। और अभी तक हमने उस कचरे की, उस ई वेस्ट की बात की जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इंडिया बीइंग एन इम्पोर्टर ऑफ ई वेस्ट, वो वर्ल्ड के अलग अलग जगह से इंपोर्ट कर रहा है ई वेस्ट, तो हम उसके लिए क्या करें? यूथ तो अवेयर हो जाएगा अबाउट आवर सेल फोन्स और वट एवर वी हैव इन आवर होम्स, बट व्हाट अबाउट द ई वेस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? मैं इस पर भी आऊँगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। पहली चीज़ जो सर आ रही है कि जिस तरीके से अवेयरनेस की बात हो रही है, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, और मैं कहूँ कि जो भी कंपनियाँ इस तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं, उनकी कमाई करोड़ों या अरबों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वो जिन सिटी में अपने शोरूम बनाती हैं, आउटलेट बनाती हैं, क्या वहाँ पर वो कलेक्शन सेंटर नहीं बना सकती हैं ई वेस्ट के लिए?
कलेक्शन सेंटर बना सकती हैं। प्रॉब्लम एक ये है कि एक्चुअली हमारा मार्केट जो है वो ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों का है। और आई मीन काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो असेंबल्ड होते हैं, जो मतलब अगर हम ब्रॉडर ई वेस्ट देखें, अब वो एक कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट कलेक्ट भी करे तो उससे सारा जो है प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। हम लोगों ने जो देखा, जो रिसर्च किया, तो हमारा ये सोचना था कि जैसे हर गांव, हर शहर में जनरली हर मोहल्ले के आसपास एक पोस्ट ऑफिस होता है। और पोस्ट ऑफिस आजकल वैसे भी यूज़ में कम हो गया कि आजकल लोग लेटर ज़्यादा नहीं लिखते, आजकल जो मल्टीपर्पज़ हो गया। हाँ, और मल्टीपर्पज़। तो हम ये सोचे थे कि अगर पोस्ट ऑफिस जैसी जगहों में अगर कलेक्शन सेंटर बनाया जा सके जो कि प्रोड्यूसर सपोर्ट करे, और जो है वहाँ सबकी एक्सेस होती, सब लोग जाते हैं, और वहाँ अगर हम डिस्पाइट कोई भी जिस भी ब्रांड का वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, वहाँ अगर हम डिस्पोज कर सके तो वहाँ से फिर वो PROs भी कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, और जो है वो रिसाइकलर्स तक भी चैनल हो सकता है। और PROs जो है वो कंपनीज़ के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। संदीप, दो चीज़, एक जो सवाल इंपोर्ट को लेकर आया था, और एक इसमें कहना गलत नहीं होगा कि एक हब, इंपोर्ट हब बनता जा रहा है ई वेस्ट को लेकर, क्योंकि उसके फ़ायदे हैं, मुनाफा लोग कमाना चाहते हैं। फ्यूचर या फिर क्या हार्म होगा एज ए ह्यूमैनिटी या फिर पर्यावरण को, अलग चीज़ें हैं। इसको लेकर आपको लगता है कुछ पॉलिसी पे विचार हो रहा है? और दूसरा कि जो बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो अनब्रांडेड लोग वो जो मार्केट में हैं, क्या उनके लिए कंपलसरी किया जा सकता है कि अपने सेंटर्स के साथ वो कलेक्शन सेंटर्स भी बनाएं? दो चीज़ का मैं बताऊंगा, हो सकते है क्वेश्चन आनंद को लेना चाहिए था। जो कलेक्शन सेंटर है आज की डेट में, सारे बड़े ब्रांड जब ऑथराइजेशन कर रहा है EPR, वहाँ बताना पड़ता है कलेक्शन सेंटर क्या है। तो एक बात सही नहीं है कि कलेक्शन सेंटर नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड कलेक्शन सेंटर बना रहा है। और अनदर थिंग, इम्पोर्ट एज पर द प्रेजेंट रूल इट इज़ नॉट अलाउड। सो लीगली ये पॉसिबल नहीं है हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है। क्या होता है, कुछ SEZ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है, प्रोसेस होके फिर बाहर जाता है। SEZ में इंडिया में कुछ जगह है जिसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं बाहर की कंट्री के लिए, तो उस हिसाब से वेस्ट आ सकता है। लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी प्रोसेस हुआ है सारे बाहर की देश में चला जाएगा, इंडिया में नहीं आएगा। इलीगली क्या हो रहा है उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें हमारा मिनिस्ट्री काम कर रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑलमोस्ट 20 लाख है, पूरा देश में काम कर रहा है, और दे आर वाइब्रेंट, एक कम्युनिटी है, वेल कनेक्टेड है। जैसे इन्होंने भी बोला है, उनके हिसाब से ही आप कलेक्शन को मोटिवेट करो, सबसे बढ़िया। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि हमारा जो रूल है वो बल्क कंज्यूमर के लिए है, कंज्यूमर किसी रूल में नहीं आता है, वो वॉलंटरी है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन है, बल्क कंज्यूमर, जैसे कोई मिनिस्ट्री है, बैंक्स है, IT कंपनीज है। मोबाइल फ़ोन तो बहुत ही कम खरीदते, हम ही खरीदते। तो हमारा मोस्ट एक्सेसिबल है इनफॉर्मल और कवरी वाला। तो क्यों ना हम ये सोचे इस कवरी वाले को लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी दे, जिस हिसाब से वो प्रोसेस कर रहा है उससे अलग हट के साइंटिफिक मेथड में प्रोसेस करे। और इंडिया में कई लैब्स है, मेरा अपना लैब है सीमेट हैदराबाद, कुछ टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप किया है कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसी CSR एंड NML लैब्स है, उन्होंने भी कुछ टेक्नोलॉजी किया है जो कॉस्ट इफेक्टिव है। फॉरेन टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली है, इक्विपमेंट काफ़ी कॉस्टली है, तो हम लोगों ने लोकली इक्विपमेंट बनाए, लोकल टेक्नोलॉजी डेवलप किए, अब हैंड होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन फॉर्मल सेक्टर्स को भी हैंड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। MOEF एक प्रोजेक्ट हमारे को सीमेट को दिया है, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी उस टेक्नोलॉजी, सीमेट टेक्नोलॉजी से हैंड होल्ड करने की कोशिश हो रहा है। तो इस मुहिम को जब थोड़ा सा और आग पकड़ लेगा, मेरे हिसाब से 20 लाख हमारा जो टारगेट इनफॉर्मल सेक्टर्स है, उसमें से भी 1000 को भी आप कन्वर्ट कर देंगे बेटर रिसाइकलर। ऐसे हो रहा है, पहले 178 रिसाइकलर थे, फॉर्मल रिसाइकलर। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद अभी 312 रिसाइकलर है, उसमें कई इनफॉर्मल आपने आपको अपग्रेड किया। लेकिन एक बड़ी चुनौती जो मुझे दिखती है कि सेंटर के लेवल पर पॉलिसी आपने तैयार कर दी, एक ड्राफ्ट गाइडलाइन आपकी सामने आ गई अमेंडमेंट के बाद भी, लेकिन स्टेट लेवल पर इसको लेकर ना तो सरकारों में अवेयरनेस है और ना ही वहाँ पर किसी तरह की कोई बाइंडिंग्स है इन रूल्स को फॉलो कराने को लेकर। फिर वो जो आपका टारगेट है वो अचीव कैसे होगा? सर, एक चीज़ मैं बताऊँगा, सारे स्टेट ऐसे नहीं हैं।
तेलंगाना एक स्टेट है जिसमें हमारा सीमेट हैदराबाद लैब भी है, उनका अपना पॉलिसी है। स्टेट लेवल बेस्ड ऑन अपना सेंट्रल रूल उन्होंने भी अपना यूएस पॉलिसी बना रहे हैं। उसमें सीमेट और हमारा मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑलरेडी खोला है, सितंबर से वो एक्टिव हो गया। उसमें से हम लोग स्टार्टअप जितने स्टार्टअप कंपनीज है तेलंगाना से शुरू करेंगे, पूरा देश में आगे आएगा, तो उसको हम हैंड होल्ड करेंगे। छोटे छोटे टेक्नोलॉजी है, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक चीज़ है, लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकलिंग चाहिए, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग चाहिए। मेटी ने, हमारे मिनिस्ट्री ने हर एक चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी बनाया। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से एक एक करके स्टार्टअप निकले। उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इक्वल फंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही महाराष्ट्र भी एक्टिव है, आंध्र प्रदेश भी एक्टिव है, तो कुछ स्टेट एक्टिव है। वो ऑफ कोर्स आप ये कहेंगे कि पूरा और भी 29 स्टेट की वजह से है, उसमें आप देखेंगे काफ़ी वेरिएशन है। ओके, तो आनंद सर जो 2 सवाल आए थे, मैं दोनों सवालों का जवाब देना चाहूँगा और कुछ इसके अतिरिक्त भी कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। पहली बात तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर जो सामान बेचता है, जो ब्रांड ओनर है, जैसे आपने बताया एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, ये ब्रांड ओनर्स हैं। 3 कैटेगरी है प्रोड्यूसर की जो रूल में डिफाइन की गई है। पहला तो जो ब्रांड ओनर है खुद बनाता है, बेचता है। दूसरा है कि बनाता कोई और है बट मैं अपना नाम लगाता हूँ, अपने ब्रांड से बेचता हूँ, तो भी प्रोड्यूसर है। और तीसरा कैटेगरी है जो इंपोर्ट करके बेचता है, वो किसी भी ब्रांड के इक्विपमेंट को इंपोर्ट करके बेचता है। इन तीनों को प्रोड्यूसर कहा गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के दिन में 1501 ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि ऑथराइजेशन लिया है। इन सब प्रोड्यूसर्स को ऑथराइजेशन लेने के दौरान कहा गया कि आप अपना कलेक्शन का प्लान बनाइए, जिसको हम कहते हैं EPR प्लान। उस EPR प्लान में ये सारे प्रोड्यूसर्स अपने कलेक्शन सेंटर्स का डिटेल देते हैं। जिन सारे प्रोड्यूसर्स के वेबसाइट पे ये कलेक्शन सेंटर की डिटेल मिलेगी आपको। जो सर्विस सेंटर्स हैं उसको भी वो यूज़ करते हैं। जैसे आपका मोबाइल कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, तो वो सर्विस सेंटर वाला भी आपसे सामान आप उसको अगर देना चाहेंगे तो लेगा। वो उनके कलेक्शन सेंटर का काम कर सकता है अगर वो उसके कराना चाहे। तो कलेक्शन सेंटर की डिटेल्स हर एक प्रोड्यूसर्स की वेबसाइट पे है। हम लोग अपने वेबसाइट पे भी डाल देने वाले हैं। सारे जितने भी 1501 प्रोड्यूसर्स हैं उनके कलेक्शन सेंटर के डिटेल्स CPCB की वेबसाइट पे आ जाएगी। क्या सर्विस सेंटर हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, वो कलेक्ट कर सकते हैं जब तक कि प्रोड्यूसर उनको ना कहे। ओके, क्योंकि कलेक्शन के लिए गाइडलाइन बनी हुई है। कलेक्शन के सेंटर बनाने के लिए, कलेक्शन पॉइंट करने के लिए कुछ गाइडलाइन बनी हुई है कि क्या क्या बेसिक आवश्यकताएं होनी चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग का, सेफ कीपिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, फायर हजार्ड्स को रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन बनी हुई है। तो इसलिए वो सब पॉइंट्स को डिक्लेयर नहीं करते कलेक्शन पॉइंट, बट जहाँ जहाँ वो डिक्लेयर करते हैं उनको ये व्यवस्था करनी है। तो कलेक्शन पॉइंट्स तो बन रहे हैं। और चूंकि रूल अभी 2016 में आया, जो इम्प्लीमेंट शुरू हुआ है 2017 से, अक्टूबर से, तो धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है। और मुझे अभी बताना चाहूँगा कि 1501 प्रोड्यूसर्स के कम से कम 1000 से ज़्यादा कलेक्शन पॉइंट्स पूरे कंट्री में हैं। अच्छा, रही बात इंपोर्ट की, तो रूल इंपोर्ट अलाउ नहीं करता है। ई-वेस्ट प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। ये हजारस वेस्ट रूल से इंपोर्ट मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो हजारस वेस्ट रूल में ई-वेस्ट जो है शेड्यूल 6 में रखा गया है, जो प्रोहिबिटरी लिस्ट है। तो लीगल चैनल से ई-वेस्ट कंट्री में नहीं आ सकता है। कस्टम्स के पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि ई-वेस्ट जब, हाँ, अगर जैसे साहब ने बताया कि ACZ में अगर वो कोई, तो उसको भी प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, बट वो कंट्री में वापस उसको रिसाइकिल करके या उसको रिफर्बिश करके कंट्री में नहीं बेचेगा, वापस जिस देश में लाया है उसी देश में जाएगा। अगर वो रिपेयर करने के लिए भी ई-वेस्ट लाता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो गया, बट उसको रिपेयर किया जा सकता है। कंट्री में रिपेयर के बहुत सारे कंपनियां हैं जो रिपेयर करती है, बट वो परमिशन लेती हैं कि हम 1000 आइटम इंपोर्ट करेंगे, 1000 आइटम ही इंपोर्ट रिपेयर करके वापस भेजेंगे। वो डिक्लेरेशन देते हैं, कस्टम्स के पास इसकी डिटेल होती है। इसलिए ई-वेस्ट का इंपोर्ट तो कंट्री में अलाउड नहीं है लीगल चैनल से। इनफॉर्मल होता होगा तो हमें आइडिया नहीं है। एक पॉइंट इनका जोड़ना चाहूँगा। मैं 5 साल पहले कुछ NGOs डोनेशन में कंप्यूटर्स लेते थे स्कूल और डिफरेंट टाइप ऑफ सोशली अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए। उसमें कुछ कंप्यूटर्स ठीक होते थे, बाकी ई कचरा होता था।
वो भी ये जो 2016 का रूल के बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, कस्टम्स आर वेरी अलर्ट, तो वो भी आजकल अलाउड नहीं होते, ये मैं बताना चाहूँ। एक चीज़ और, जो भी ई प्रोडक्ट हैं, क्या इसकी मैनुअल के साथ जब खरीदते हैं, काम पब्लिक खरीदती है, उसको अवेयर करने के लिए कि ख़राब होने के बाद इसमें से क्या हार्मफुल चीज़ें निकल सकती हैं, इसको कैसे आपको डिसमेंटल करना है या कहाँ पर सबमिट करना है, क्या ये मैंडेटरी है या फिर इसके विकल्प दिए जा सकते हैं अगर हम अवेयर करना चाहते हैं? नहीं है तो मैंडेटरी की जो है प्रोडक्ट रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को जब प्रोडक्ट वेस्ट बन जाता है तो कैसे उसको हैंडल करना है, ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये अभी स्टैंडर्डाइजेशन इसमें नहीं है कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम देना, कितनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन हमको देना चाहिए। जैसे लिथियम बैटरी का ही है कि क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लिथियम बैटरी को आप खुद खोलने की कोशिश ना करें या खुद जो है उसको वो करने की कोशिश ना करें। इस तरह से जो है जो मतलब हज़ार्डस ऑपरेशन है, जो खतरनाक ऑपरेशन है, वो जो है मैन्युफैक्चरर्स को क्लियरली मना करना चाहिए कि जो है आप जो है अपने प्रोडक्ट के साथ ये कम से कम करने की कोशिश ना करें। जी, लिथियम आयन बैटरी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप लोग घर में भी अगर रखते हैं तो इसको सेपरेटली सेफ रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी भी फायर हो सकता है, ऑटोमेटिक भी। कई दफ़ा मॉइस्चर पकड़ के भी एटमॉस्फेयर में रखे हुए इमीडिएटली बर्न कर सकते हैं और दैट कैन बिकम द बिग फायर। तो इससे बैटरी से, लिथियम आयन बैटरी को आप प्लीज़ सेफ रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो जब ई प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी भी तरह का, उसके ख़तरे क्या हैं या फिर उसमें क्या नहीं करना है ख़राब होने के बाद, इसकी जानकारी होती है या पढ़ते हैं मैनुअल या सीधे इस्तेमाल करते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं मैनुअल? हाथ ऊपर कीजिए। सिर्फ 2 लोग। जी सर, जैसे भी हम कोई प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं उसकी मैनुअल गाइडलाइन लिखी रहती है, बैटरी का चिन्ह बनाकर उस पर क्रॉस लिया रहता है कि आप उसे डिसमेंटल खुद से ना करें। जैसे कि एक वाकया, जब सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 आया था, इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ था उस समय, तो उसमें फायर के केसेस बहुत आए थे, आप लोगों ने कवर किया होगा उसे। तो कंपनी ने एक बार कॉल किया वापस ठीक करने के लिए, दोबारा उसे लॉन्च किया, फिर उसमें आग लगी। तो जब उतनी बड़ी कंपनी से ये मिस्टेक हो सकती है तो बहुत कम अवेयरनेस है इंडिया में, जहां पर लोग उसे जानकर डिसमेंटल करते हैं चेक करने के लिए कि स्पार्क कैसे निकलता है, और उससे बहुत आग निकल जाती है। ये होती है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि फीचर सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन खतरे क्या है शायद ही लोग पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं आप में से कोई? फीचर पढ़ते हैं। ये चीज़ जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब हम ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, जो चुनौती है वो शायद यही है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर अगर मैं खुद कहूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ उसके फीचर को पढ़ता हूँ, उसके खतरे क्या होंगे इसकी जानकारी मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ, या जैसा कहा कि आलस या टाइम नहीं है। इसको कैसे, क्या रेगुलराइज किया सकता है? क्या इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है सर? एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स है, जैसे डॉक्टर पांडे ने बताया कि उसका जो साथ में जो बुक्स आते हैं उसमें और थोड़ा सा मैनुअल्स जो आते हैं उसमें इस चीज़ को खतरा इस हिसाब से लिथियम कैसे ब्लास्ट करेगी इतना डिटेल्स में तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन इन्होंने जस्ट लिखते बैटरी के साथ आप उसमें क्रॉस लगा के लिखा होता है। तो एक तो है कंपनी भी थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होके कुछ इन्फॉर्मेशन और बढ़ाए। एटलीस्ट मैंने सीपीसीबी को भी एक कहा था कि रॉस जब गाइडलाइन हम करेंगे उसमें कौन कौन सा केमिकल है उस प्रोडक्ट में और कहाँ है वो भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और जैसे आनंद जी ने कहा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं। तो एटलीस्ट उनका तो दे आर ऑल्सो इलिटरेट, इतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट पैम्पलेट में वो सब चीज़ और डिटेल में जाना चाहिए। और हम लोग इंटरनेशनल प्रैक्टिस देख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दिए है, उस हिसाब से कैटलॉग को चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। अग्रवाल साहब, आनंद साहब, मेरा मतलब अपना मानना है कि क्या जिस तरीके से हम पैक्ड फूड खरीदते हैं उसमें जितने भी कंटेंट हैं उसकी मात्रा क्या है वो सब कुछ होता है, क्या इसी तरीके से जो ई प्रोडक्ट हैं हम उसमें दे सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल हैं? कुछ इस तरीके से हम उसका कैटलॉग तैयार कर सकते हैं? देखिए, अभी जितने भी प्रोड्यूसर जो ऑथराइज्ड हैं वो उन सबों ने अपने अपने ब्रोशर्स में जो प्रोडक्ट के साथ इंफॉर्मेशन बुकलेट आती है या पम्पलेट आता है
उसमें ये जानकारी तो लिखते हैं कि उनका टोल फ्री नंबर क्या है, उनका डूज एंड डोंट्स लिखे रहते हैं कि इसको कचरे में डब्बे में नहीं फेंकना है, इसको रिटर्न करना है, ये तो लिखते हैं। बट जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उसके हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल कंपोनेंट के बारे में लिखें, तो ये करवाया जा सकता है और हम लोग करवाएंगे। चलिए, अच्छी चीज़ है। क्यों सर, मुझे लगता है कि इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो जो पब्लिक यूज़ कर रही है उसको पता भी होगा कि इसके खतरे क्या हैं, और अगर उसमें रेटिंग भी शुरू हो जाएगी तो हम कम खतरे वाली चीज़ों को प्रमोट कर पाएंगे, पब्लिक शायद उसको यूज़ करेगी। बिल्कुल। और अगर सीपीसीबी एक तरह से अगर वो जब कंपोजिशन रिपोर्ट करते हैं, अगर सीपीसीबी एनुअली उनको रेट कर सके कि ये जो है प्रोडक्ट जो है सबसे सेफ इस साल रहा और ये प्रोडक्ट रैंकिंग दे सके, तो कंपनीज अपने आप जो है वो कोशिश करेंगी कि जो है वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिनकी रैंकिंग ऊपर जाए। जैसा हमारा अभी स्मार्ट सिटी में हो रहा है कि स्मार्ट सिटीज़ के बीच में चैलेंज है कि कैसे वो और ऊपर जा सकें, कैसे वो, वैसे कंपनीज भी कोशिश करेंगी अपनी तरफ से कुछ R&D करके अपने प्रोडक्ट्स को और सेफ बनाने की। जैन साहब, कुछ सुझाव आपको इसको लेकर? देखिए, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कलेक्शन है। और कलेक्शन, जैसा इन्होंने बताया सज्जन ने कि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है या सबको नियर बाई चाहिए, नेक्स्ट डोर स्टेप सबको फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए शहरों में किसी भी प्रोड्यूसर के लिए या किसी भी रिसाइकलर के लिए स्पेस को लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर गवर्नमेंट, जैसा डॉक्टर पांडे ने कहा कि अगर पोस्ट ऑफिस को हम यूज़ कर लें, तो एज ए प्रोड्यूसर और एज ए रिसाइकलर हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे एक वीकली 1 डे अपना आदमी भेज के कलेक्ट करवा लें उसको, और जो उसमें वैल्यूएबल आइटम्स हैं, सपोज किसी का लैपटॉप है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली है, वी गेट सम वैल्यू फ्रॉम दिस लैपटॉप और योर मोबाइल, तो उसके बदले में आपको पे भी कर पाएंगे इमीडिएटली। जैसे कैशिफाई चीज़ें हैं ऐसे हम उसको कैश में पे कर सकते हैं। लेकिन स्पेस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्पेस नहीं ले सकते सिटी के अंदर, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव इसमें लेना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान सरकार के जो कार्य है ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, वो वास्तव में अद्भुत हैं और सराहनीय हैं। इसी स्पीड से अगर हम चलते रहे तो बहुत जल्दी शायद, और बाकी सब लोग अगर अवेयर हो गए तो शायद हम 2020 से पहले हम टारगेट्स को अचीव कर लेंगे और हम कचरा जो है इससे मुक्त कर देंगे अपने उसको, देश को। एक चीज़ जो और संदीप साहब, मैं क्योंकि इस प्रोग्राम से पहले कुछ लोगों ने सुझाव या सवाल दिए, उसमें कहा गया कि कलेक्शन सेंटर कई लोग आते हैं, लेकिन हमें कैसे पता कि ये वेरीफाई है और साइंटिफिक तरीके से डिसमेंटल करता है? कलेक्शन सेंटर जैसे आज की रूल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट ओनर्स का। पहले 2012 में कलेक्शन सेंटर कोई भी बना लेता था। अभी प्रोडक्ट्स जो ब्रांड ओनर्स है वो कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, और उस कलेक्शन सेंटर से ये इंश्योर करना ज़रूरी है, EPR जब इंश्योर कर रहे हैं आप, कि आप किसको एंगेज किए, रिसाइकलिंग कैसे हो रहा है। लेकिन वो वाला पार्ट अभी भी इतना स्ट्रेंथन नहीं है हमारे देश में, वो करना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जैसे बताया टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, कई लोगों ने फॉरेन टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ किए लेकिन फेल हो गए, और इंडिया सेंट्रिक टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सो दैट कि ये जो इनफॉर्मल ऑपरेटर्स है वो एक लेवल तक ऑपरेशन करे, उसके बाद एक प्रोसेसिंग यूनिट में जीत जाए, एक इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो कलेक्शन सेंटर तो मेरे हिसाब से अभी स्ट्रीमलाइन है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किसी न किसी ब्रांड ओनर से। पहले कोई भी ऑथोराइज कर लेता था मैं कलेक्शन सेंटर, लेकिन कलेक्शन सेंटर में आप रियलिटी देखेंगे वहाँ तक मटेरियल भी पहुँचता नहीं है। जैसे काफ़ी सालों पहले नोकिया ने कोशिश किया था, लेकिन उनका जो कलेक्शन सेंटर सारे एम्प्टी रह गए। तो हमारा मेंटेलिटी भी साथ साथ चेंज करना जरूरी है कि जैसे मोबाइल फ़ोन है तो छोटा आइटम है, फ्रिज आप नहीं ले जा सकते, लेकिन मोबाइल फ़ोन भी हम कलेक्शन सेंटर तक नहीं पहुंचाते। तो उसके लिए अवेयरनेस एक वो है, उसको करना चाहिए। हम लोगों ने 5 साल कोशिश किया। इस बार एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उस चीज़ को इतना फ़ायदा पहुँच गया, हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुआ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ने शुरू कराए थे, हम लोगों ने किया है। आप जो PRO है वो हमारा प्लेटफॉर्म को यूज़ करके फर्दर खुद ही अपने पैसे से कर रहा है। अब हम गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया इस बार, उन्होंने RLG है, करो संभव है, वो दूसरा हमारा खाली लोगो सपोर्ट लिए, ग्रीनी लोगो ले लिया, हमारे मिनिस्ट्री का लोगो लिया, हमारे कंटेंट और हमारा ग्रीनी चैम्पियंस को यूज़ करके
वो फर्दर फैला रहा है। तो जैसे इन्होंने बोला है और 5 साल इसको सस्टेन करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। सर अभी एज ए PRO जैसे बताया उन्होंने, PRO में हम सैमसंग के बेस पे ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन कर रहे हैं। फ्रिज शायद हम नहीं उठा के सकते, लेकिन हमने जैसे इस कोरियर एजेंसीज को अपॉइंट करा हुआ है कि हमारे बिहाफ पर वो कलेक्ट करेंगे और हमें डिलीवर करेंगे हमारे एंड पे। जहाँ बल्क में है वहाँ हम खुद कलेक्ट कर लेते हैं बाई वाइकल्स जो भी है 4 व्हीलर्स के थ्रू। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग कर रहे हैं, वाकई में वो लोग अनपढ़ हैं, उनको नहीं मालूम कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। जितना मेरा इसके अंदर अनुभव है, उन लोगों की लाइफ मैक्सिमम 20 साल है, जब से वो काम इसको स्टार्ट करते हैं शुरू, और 20 साल के अंदर अंदर में वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं या फिर एम्स वगैरह में कैंसर के पेशेंट बन करके आ जाते हैं। इतना ज़्यादा तो मैं उनसे अपील करूँगा कि भाई आप सब लोग खुद ना करके ऑथराइज रिसाइकलर को दें, अपनी लाइफ भी बचाएं और देश का एनवायरनमेंट भी बचाएं। डॉक्टर सुनील, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि दोहरापन दिखता है कि बहुत सारे नए सेंटर खुले हुए हैं जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर खुले हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई वो रजिस्टर्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, वो उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके चलते ई वेस्ट जो कि मैं कहूँ कि नुकसान ना पहुँचा उसके ज़रिए वो काम कर रहे हैं? इसका पता एक आम मैं कहूँ कि जनता को कैसे लगेगा? आई थिंक आप सही कह रहे हैं। जैसे जो ऑथराइज्ड ई वेस्ट हैंडलर्स हैं उसमें कुछ तो खाली डिसमेंटलिंग के लिए ऑथराइज्ड हैं, कुछ जो है रिसाइकलिंग के लिए और डिसमेंटलिंग के लिए ऑथराइज्ड हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमको भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कॉमन पब्लिक को पहुंचा सकें और कैसे ये बता सकें कि जो डिसमेंटलर हैं उनको क्या क्या एक्टिविटी करनी है कॉमन पब्लिक के अवेयरनेस के लिए और क्या क्या नहीं करनी है, और जो रिसाइकलर्स हैं उनको क्या क्या करने के लिए ऑथराइज्ड हैं और उनको अपना बाद में कैसे रिसाइकल रेसिड्यू मैनेज करना है और कैसे हैंडल करना है, ये हम कॉमन पब्लिक तक पहुंचाना, हम अगर पहुंचा सकें तो उनको भी इसकी अवेयरनेस होगी और उनको जब अपना वेस्ट डिस्पोज करना होगा तो उनको मालूम होगा कि हम कहाँ जाएँ जो रिस्पॉन्सिबल डिसमेंटलर या रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलर है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए कंट्री में जैसे डॉक्टर चटर्जी ने बताया कि 312 ऑथराइज डिसमेंटलर रिसाइकलर हैं, तो पहले ये जानना जरूरी है कि वो ऑथराइज जो डिसमेंटलर रिसाइकलर हैं उनके पास ये बताया गया है, गाइडलाइन भी है अवेलेबल कि आपको डिसमेंटलिंग करने के लिए क्या क्या करना है। आप डिसमेंटलिंग में तोड़फोड़ नहीं कर सकते, मैनुअली आपको अलग अलग इक्विपमेंट को करना है। डिसमेंटल का मतलब है इक्विपमेंट के हर एक पार्ट को अलग अलग खोल के सेफली रखना, उसके बाद रिसाइकलिंग होगी। ये जो 312 लोग हैं ये ऑथराइज्ड हैं, स्टेट बोर्ड इनको ऑथराइज करता है। अब इनके बारे में जानकारी या तो आप हर एक स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, दी हुई है, या आप सेंट्रल बोर्ड के वेबसाइट पे जाएं cpcb.nic.in, यहाँ पर इन सारे रिसाइकलर डिसमेंटलर की जानकारी दी गई है, उनके फैक्ट्री एड्रेस का पता दिया गया है। उनकी कैपेसिटी स्टेट बोर्ड रिकॉग्नाइज करता है जी, इनको स्टेट बोर्ड देता है ऑथराइजेशन, और इनके कैपेसिटी भी हम बताते हैं, हमारी वेबसाइट पे है, स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे भी है। और एक चीज़ और बताऊं, आप कहते सेफली डिसमेंटलिंग रिसाइकलिंग हो रहा है या नहीं, तो CPCB ने एक्शन प्लान बनाया था जिसको ऑनरेबल NGT ने अप्रूव किया। उस एक्शन प्लान में ये है कि जितने भी डिसमेंटलर रिसाइकलर हैं सबकी वेरिफिकेशन होगी और लगातार होगी। जितने भी प्रोड्यूसर के कलेक्शन सेंटर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी और लगातार होगी, और हमें क्वार्टरली रिपोर्ट स्टेट्स देंगे, और वो रिपोर्ट स्टेट देना शुरू कर दिया है। उसके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है जिसमें कि स्टेट्स को पेपर के थ्रू ना भेजना पड़े रिपोर्ट, वो सीधा हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो रिपोर्ट आना शुरू हो गया। तो जो कंट्री में जितने भी डिसमेंटल रिसाइकलर हैं वो प्रॉपरली डिसमेंटल रिसाइकल कर रहे हैं या नहीं, उनका इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। धीरे, चूँकि नंबर ज़्यादा है तो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये पहला साल है, अक्टूबर से शुरू हुआ है ये सिस्टम। तो जो एक्शन प्लान है उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस एक्टिविटी ये वेरिफिकेशन की रखी है कि कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, और हमारे आर्म है स्टेट बोर्ड्स, तो स्टेट बोर्ड्स के अधिकारी जाकर के प्रॉपर्ली चेक करेंगे। उनको क्राइटेरिया बना के दिया गया है, उनको मेथोलॉजी बना के दी गई है कि वो कैसे करना है, कैसे रिपोर्ट डाउन भेजना है, और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। कुछ कार्रवाई की भी गई है, कुछ प्रोड्यूसर्स के खिलाफ भी एक्शन लिए गए, कुछ ऑथराइज डिसमेंटलर रिसाइकलर के खिलाफ भी एक्शन लिए गए। तो कानून में प्रावधान भी है, उसका पालन भी हो रहा है, बट इसमें सतत प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि सिस्टम से ई वेस्ट अगर लीक होता है तो वो एक रोकने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि फॉर्मल ही रिसाइकलर है, लेकिन वो रिसाइकलर ना करके इनफॉर्मल को दे दे तो ये भी रोकने का एक बहुत बड़ा बहुत ज़रूरत है, और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
और ये अभी प्रयास चलता रहेगा। क्योंकि ये बड़ी चिंता है और आपने ठीक कहा कि कागजों पर आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर मौके पर चेकिंग होती रहे। क्योंकि सर्टिफिकेट राज्यों में लेना और उसका दुरुपयोग ये किसी से छुपा नहीं है, कैसे होता है, ये खुलेआम होता है कई जगहों पर। तो आपको सर एज नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट में अगर बात करूं अपनी, तो हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था। शुरू में हमने एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि कंप्रेशर के अंदर जो R10 और R12 गैस होती है वो डायरेक्टली ओजोन लेयर को हिट करती है, डैमेज करती है उसको। तो डिसमेंटलर के पास प्रॉपर ये फैसिलिटी है या नहीं है, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि डिसमेंटलर तो ऊपर का कवर हटा दिया, लेकिन क्या वो कवर हटाएगा? क्या वो कंप्रेशर का पाइप तोड़ के गैस ओपन एयर में नहीं छोड़ेगा? आफ्टर दैट उसमें एक ऑयल होता है जिसका प्रॉपर सक्शन होना चाहिए, अदर दैट विल आल्सो डैमेज द एनवायरनमेंट। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलर नमो ई वेस्ट उसका प्रॉपरली पहले गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन वी डिसमेंटल द कंप्रेशर। अभी हमने गवर्नमेंट भी वैसे इसमें हमारी काफ़ी हेल्प कर रही है। हमने सीमेट से ही फर्दर जो है प्रीशियस मेटल रिकवरी की टेक्नोलॉजी ली है, जिससे हम आगे जो अपना सर्किट बोर्ड्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हजारडस है एनवायरनमेंट के लिए, उससे आफ्टर दैट हम उसको भी प्रोसेस करके पूरी तरीके से उससे प्रीशियस मेटल्स रिकवर कर पाएंगे। ओके, वक्त खत्म हो रहा है, उससे पहले मैं एक सुझाव चाहूँगा आप सबसे कि क्या और पब्लिक के नज़रिए से भी क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आप यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, घरों में टेलीविज़न है, एयर कंडीशनर, जब ये ख़राब हो जाएं, जब योग्य लायक ना रहें, तब आप उसको या तो उसके ब्रांड ओनर को वापस करें या किसी ऑथराइज्ड रिसाइकलर या डिसमेंटलर को दें या PRO को दें जो प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़ा हुआ हो, जिससे कि इसकी एक इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में इसका डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग किया जा सके, इनफॉर्मल सेक्टर में ना जाए जहाँ पर अनसाइंटिफिक मेथड से वो एक्सट्रैक्ट करके और अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को ही हानि करते हैं। तो ये हमारा मतलब कंज्यूमर का, पब्लिक का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम इंश्योर करें कि कम से कम हमारे घरों से निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो ऑथराइज्ड रिसाइकलर डिसमेंटल के पास जाएं या ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर के टेकबैक में जाएं। ये हमारा आपसे सलाह होगा जी यंग जनरेशन को कि एक अवेयरनेस का चैम्पियंस बनिए। इतना मटेरियल है हमारा ग्रीन यू वेबसाइट में, देखिए उससे आपको ट्यूटोरियल मटेरियल मिल जाएगा। आप 4 को और अवेयर करिए। इस मुहिम को जब तक नहीं चलाएंगे तो पूरा देश में अवेयरनेस फैलेगा नहीं। जैसे हम आज से 20 साल पहले स्कूल में सिखाते थे पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए, आज की डेट में हमारे घर में तो पटाखा नहीं आते। मेरे बच्ची कभी अलाउ नहीं करते थे इसको, नाउ शी इज़ एडल्ट। तो ये चीज़ जब तक नहीं करेंगे इस चीज़ को मुहिम की तरह, और इंडिया एक अच्छे स्थिति में है। क्योंकि एक डेटा और मैं जोड़ना चाहूँगा, यूरोप 15.6 kg पर इनहैबिटेंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, हम 1 kg यूज़ करते हैं। तो हम लर्निंग पाथ पे है। अब इस स्टेज से आप लोग उसको मुहिम को ले जाएंगे। प्लस इन्होंने जैसे बोला 312, उसमें टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए, क्यों ना पीपल उसमें साथ मिल जाए। आपको लगे कौन कौन सा यूनिट खराब काम कर रहा है, फोटोग्राफ खींच के आप CPCB स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल को भेजिए। तो इस मुहिम आप चलाएंगे तभी एक जुनून की तरह ये चीज़ बढ़ेगा और हम सक्सेस होंगे। सिटीजन ऑडिट इज़ अ गुड, ये एक अच्छा सजेशन है और CPCB को भी इससे हेल्प मिलेगी। मेरा सुझाव ये है कि जब आप प्रोडक्ट खरीदें तो जैसा आप अभी शुरू में अभी फ्रिज वगैरह में देखते हैं, फ्रिज या AC में आप एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं जितने स्टार लेवल उसमें ज़्यादा हों। अभी अंडरस्टैंडिंग है कि जो है एनर्जी एफिशिएंट लॉन्ग रन में हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। ऐसे ही जो दूसरे प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं जैसे अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो ये कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट हो, शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट नहीं हो, जिससे वो वेस्ट स्ट्रीम में देर से जाए। और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट कर सकते हैं कि जो है कितना सेफ़ है रिसाइकिल करने में, कितना वो है, उतना अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकते हैं। जी साहब, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर में 3R कॉन्सेप्ट चलता है। रीयूज़ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप उसको रीयूज़ करिए, फिर उसको रिफर्बिश करा लीजिए, देन उसको रिसाइकलिंग के लिए दीजिए।
मैं बिजनेसमैन हूँ, आप सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप इसका बिजनेस करिए, इसका स्टार्टअप बनिए, आप वॉरियर भी बन जाएंगे। आप पैसे के साथ साथ अपने देश, अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी को अच्छी हेल्थ देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, और मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे साथ युवा जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि ई वेस्ट को आप याद रखिए। जब खरीदते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसमें ज़रूर देखिए कि ये कितना यूजेबल है, कितने ईयर तक है, और ख़राब होता यूज़ नहीं भी कर रहे हैं उसी कंपनी को आप वापस भेजिए या फिर कलेक्शन सेंटर जो कि ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, और दूसरों को भी अवेयर कीजिए। हाँ, पैसे का लालच या फिर वक्त ज़रूर निकालिए, वो देखिए कि कैसे आप कबाड़ी को न देकर सही जो सेंटर्स हैं वहाँ तक उनको आप पहुँचा रहे हैं। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।